क्या कोई इंसान गहरी नींद में किसी का खून कर सकता है? ये सुनने में ही कितना अजीब लगता है ना? लेकिन आज हम नींद में चलने, जिसे स्लीप वॉकिंग कहते हैं, उसकी एक ऐसे ही हैरान कर देने वाली सच्ची कहानी में जाएंगे जो सोचने पर मजबूर कर देगी। तो कहानी है केनेथ पार्क्स की। एक बिल्कुल आम इंसान, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं, एक नॉर्मल सी जिंदगी। पर फिर एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। और इसी केनेथ पार्क्स के केस ने हमारे सामने एक बहुत ही उलझाने वाला सवाल खड़ा कर दिया। क्या ऐसा हो सकता है कि किसी का शरीर तो कोई भयानक जुर्म कर दे, पर उसका दिमाग उस वक्त सो रहा हो? ये बात है 24 मई 1987 की। आधी रात का वक्त। केनेथ अपने सोफे पर सो गया था और फिर सोते सोते ही वो उठता है, अपनी कार की चाबी लेता है और 22 किलोमीटर दूर अपने ससुराल के लिए गाड़ी चलाकर निकल पड़ता है, सब कुछ नींद में। और जब वो वहां पहुंचा तो जो हुआ वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। उसने अपनी सास की जान ले ली और अपने ससुर पर भी जानलेवा हमला कर दिया। एक बहुत ही हिंसक घटना थी ये। हैरानी की बात तो ये है कि इसके बाद वो खून से लथपथ खुद पुलिस स्टेशन चला गया और वहां जाकर क्या कहता है, मुझे लगता है मैंने अभी 2 लोगों को मार डाला है। उसे अपने हाथों पर लगे गहरे कट से जरा सी भी दर्द महसूस नहीं हो रहा था। बस यहीं से असली कहानी शुरू होती है। जब मामला कोर्ट पहुंचा तो उसके वकील ने एक ऐसी दलील पेश की जिसने मेडिकल और कानूनी दुनिया में तहलका मचा दिया। दलील ये थी कि केनेथ बेकसूर है क्योंकि उसने जो कुछ भी किया वो नींद में चलते हुए किया था। तो चलिए इस केस से थोड़ा आगे बढ़कर इसके पीछे की साइंस को समझते हैं। आखिर ये स्लीप वॉकिंग होती क्या है? हमारे दिमाग के अंदर ऐसा क्या चल रहा होता है इस दौरान? मेडिकल भाषा में स्लीप वॉकिंग को सोमनाम्बुलिज्म कहते हैं। अब ये है क्या? ये एक ऐसी अजीब सी स्टेट है जहां दिमाग न तो पूरी तरह जगा है, न ही पूरी तरह सोया है। मतलब दिमाग का एक हिस्सा जो गहरी नींद में है वो तो सो रहा है, लेकिन दूसरा हिस्सा जो शरीर की हरकतों को कंट्रोल करता है वो जाग जाता है। इसी आधे अधूरे जागने की वजह से लोग नींद में चलने लगते हैं। देखिए, हमारी नींद के ना 2 मेन टाइप होते हैं। एक होती है एनरेम स्लीप, मतलब नॉन रैपिड आई मूवमेंट। ये गहरी आराम वाली नींद है जिसमें शरीर हिलडुल सकता है। दूसरी है आरईएम स्लीप, जिसमें आंखें तेजी से घूमती हैं, हम सपने देखते हैं, पर हमारा शरीर एक तरह से पैरालाइज्ड होता है। इसीलिए स्लीप वॉकिंग हमेशा एनरेम नींद में ही होती है, क्योंकि आरईएम में तो बॉडी लॉक हो जाती है। एक टिपिकल स्लीप साइकिल, मतलब नींद का एक पूरा चक्कर करीब 90 से 110 मिनट का होता है। इसमें हम अलग अलग स्टेज से गुजरते हैं और ये जो स्लीप वॉकिंग है ये होती है स्टेज N3 में, जो हमारी नींद का सबसे गहरा हिस्सा होता है। अब ऐसा नहीं है कि स्लीप वॉकिंग हमेशा इतनी खतरनाक या हिंसक ही होती है। कई बार तो ये काफी दिलचस्प और हानि रहित भी हो सकती है। चलिए कुछ ऐसे ही केस देखते हैं। अब ये सुनिए, ली हैडविन नाम का एक आर्टिस्ट है। जागते हुए वो कुछ खास नहीं बना पाता, लेकिन नींद में वो कमाल की पेंटिंग्स बना डालता है। और रॉबर्ट वुड को तो स्लीप वॉकिंग शेफ कहते हैं। पता है क्यों? क्योंकि वो नींद में ही ऑमलेट, पास्ता, पूरा का पूरा खाना तैयार कर लेते हैं। और ये सिर्फ आम लोगों के साथ नहीं होता। हमारे अपने क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली ने एक बार बताया था कि अपने शुरुआती दिनों में सचिन भी नींद में चला करते थे। तो मतलब ये कोई बहुत ही रेयर चीज नहीं है। तो सवाल ये है कि आखिर लोग नींद में चलते क्यों हैं? इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? चलिए अब इसके ट्रिगर्स को समझते हैं। इसमें सबसे बड़ा रोल तो होता है जेनेटिक्स का, मतलब हमारे जीन्स का। जामा पेडियाट्रिक्स की एक स्टडी बताती है कि अगर किसी के माता पिता में से किसी को भी स्लीप वॉकिंग की आदत नहीं थी तो बच्चे में इसके चांस 22.5% होते हैं। अगर एक पेरेंट को थी तो ये बढ़कर 47.4% हो जाता है, और अगर दोनों पेरेंट्स नींद में चलते थे तो बच्चे में इसकी संभावना 61.5% तक पहुंच जाती है। मतलब ये काफी हद तक खानदानी है। जीन्स के अलावा भी कई चीजें हैं जो इसे ट्रिगर कर सकती हैं, जैसे कि नींद पूरी ना होना, बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेना, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया जिसमें सोते हुए सांस रुकती है, या फिर कुछ खास दवाइयाँ। बच्चों में तो कभी-कभी तेज बुखार की वजह से भी ऐसा हो जाता है। अच्छा, तो वापस आते हैं कानूनी पचड़े पर। जब ऐसा कोई केस कोर्ट में जाता है तो कानून की नज़र में इसे कैसे देखा जाता है? ये एक बहुत बड़ी उलझन है।
देखिए, किसी को सजा देने के लिए दो चीजें साबित करनी पड़ती हैं, एक तो जुर्म और दूसरा जुर्म करने का इरादा। लेकिन अगर किसी का शरीर तो जुर्म कर रहा है पर उसका दिमाग, उसका कॉन्शियस माइंड सोया हुआ है, तो फिर इरादे का क्या तब भी उसे दोषी माना जाएगा? इस मामले में कानून भी धीरे धीरे बदला है। देखिए, 1957 में भारत के पपाथी अम्मल केस में पहली बार इसे एक डिफेंस माना गया। फिर 1987 में केनेथ पार्क्स का वो ऐतिहासिक केस आया जिसमें वो बरी हो गया। लेकिन 1997 में अमेरिका में स्कॉट फिलेटर को नींद में चलने की दलील के बावजूद सजा हो गई। अगर हम केनेथ पार्क्स और स्कॉट फालेटर के केस को साथ रखकर देखें तो फर्क साफ समझ आता है। पार्क्स ने जो किया वो बहुत बेतरतीब था। उसने कुछ छिपाया नहीं, सीधे पुलिस के पास चला गया। वहीं दूसरी तरफ फालेटर ने अपनी पत्नी को 44 बार चाकू मारा, हथियार छिपाया, खूनी कपड़े छिपाए, दस्ताने तक पहने। उसकी हरकतों में एक प्लान, एक मकसद नजर आ रहा था और शायद इसीलिए कोर्ट ने उसकी दलील नहीं मानी और उसे दोषी ठहराया। तो चलिए अब बात करते हैं इसके प्रैक्टिकल साइड की। नींद में चलने के असल खतरे क्या क्या हैं और अगर किसी अपने के साथ ऐसा होता है तो क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। और ये खतरे सच में बहुत गंभीर हो सकते हैं। लोग घर में फर्नीचर से टकरा सकते हैं, सीढ़ियों या बालकनी से गिर सकते हैं, यहाँ तक कि सड़क पर ट्रैफिक के बीच जा सकते हैं। मुंबई में मुस्तफा इब्राहिम चूनावाला का एक दुखद केस है जिसमें उनकी बालकनी से गिरकर जान चली गई थी। तो फिर करें क्या? सबसे जरूरी है कि घर का माहौल सुरक्षित बनाया जाए। कोई भी नुकीली चीज आसपास ना हो, दरवाजे खिड़कियां ठीक से बंद हो, सीढ़ियों पर सेफ्टी गेट लगा हो। अगर कोई बच्चा नींद में चले तो उसे जगाने के बजाय धीरे से वापस बिस्तर पर ले जाएं। और बड़ों के लिए सबसे जरूरी है पूरी नींद लेना और स्ट्रेस को मैनेज करना। आप चाहें तो दरवाजे पर अलार्म भी लगा सकते हैं। और आखिर में हम फिर से उसी बड़े सवाल पर आके रुक जाते हैं। अगर हमारा सोचने समझने वाला चेतन मन उस वक्त गैर हाजिर है तो फिर उस शरीर से ये सब काम करवा कौन रहा है? ये एक ऐसा गहरा सवाल है जो हमें चेतना यानी कॉन्शियसनेस के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है।